वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी स्टेट की कहानी में डीप डाइव करने वाले हैं जिसने एक टाइम पर ग्लोबल जीडीपी में 12% कंट्रीब्यूट किया था। एक इतना सुनहरा दौर जिसका अंत 2026 के एक मैसिव पॉलिटिकल अर्थक्वेक में हुआ। आखिर इतना बड़ा शिफ्ट हुआ कैसे? चलिए शुरू करते हैं। 18th सेंचुरी का दौर याद करते हैं। बंगाल का गोल्डन एरा तब अपनी बिल्कुल पीक पर था। एक आंकड़े पर गौर कीजिए, 12%। पूरे ग्लोबल जीडीपी का 12% हिस्सा सिर्फ बंगाल से आता था। पूरे एशिया का 80% रॉ सिल्क एक्सपोर्ट अकेले यहाँ से होता था। ये लिटरली दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में गिना जाता था। और सच कहूँ तो ये बात सिर्फ हिस्ट्री बुक्स तक सीमित नहीं है। कोलकाता एक वक्त पर एक ऐसी अल्टीमेट मॉडल सिटी थी कि इसने सिंगापुर के फाउंडर ली क्वान यू को भी अपनी सिटी डिजाइन करने के लिए इंस्पायर किया था। यहाँ तक कि 1947 में जब देश आजाद हुआ ना, तब भी बंगाल अकेले इंडिया का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था। पर उसके बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। तो अब यहाँ से शुरू होता है इंडस्ट्रियल फ्लाइट और लेफ्ट रूल का वो फेज जहाँ से ये हिस्टोरिक डोमिनेंस धीरे धीरे टूटने लगा। इस डिक्लाइन की असल शुरुआत होती है 1967 के सिवियर फूड क्राइसिस से, और सिचुएशन तब और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई जब कैलकाटा में इंडस्ट्रियलिस्ट को निशाना बनाया जाने लगा। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल तब सामने आया जब आदित्य बिरला को राइटर्स बिल्डिंग के ठीक बाहर ह्यूमिलिएट किया गया। इन इंसिडेंट्स और लगातार बढ़ती अशांति की वजह से कई मेजर इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्रीज ने अपनी दिशा बदल ली और वो बंगाल छोड़कर बॉम्बे की तरफ निकल गए। और जो 34 साल का लेफ्ट फ्रंट रूल था ना, उसने इस स्टैग्नेशन को और ज्यादा मजबूत कर दिया। लगातार ट्रेड यूनियन स्ट्राइक्स हो रही थी, फैक्ट्री लॉकआउट्स आम बात थी, और एक बड़ा ही फेमस एंटी टेक्नोलॉजी नारा था उस वक्त, कंप्यूटर खाबे ना लोग खाबे, यानी क्या कंप्यूटर खाएगा या इंसान खाएगा। इस एक स्टैंस ने बेसिकली पूरे स्टेट की ग्रोथ और एक पूरी आने वाली जनरेशन के फ्यूचर पर ब्रेक लगा दिया। इन्हीं सब के बीच एंट्री होती है एक स्ट्रीट फाइटर की। चलिए समझते हैं ममता बनर्जी के इस नए उदय के बारे में। तो हुआ ये कि जब लेफ्ट गवर्नमेंट ने सिंगूर में टाटा नैनो प्लांट और नंदीग्राम में SEZ के लिए लैंड एक्विजिशन शुरू किया, तो जमीन पर फियर्स प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ममता बनर्जी ने इस दौरान एक हिस्टोरिक 26 दिन की हंगर स्ट्राइक की और एक मैसिव ग्रास रूट्स मोबिलाइजेशन किया। इसी मूवमेंट और प्रोटेस्ट्स ने उन्हें 2011 के हिस्टोरिक परिवर्तन यानी बदलाव में पावर तक पहुंचाया और लेफ्ट की 34 साल की लेगेसी को एंड कर दिया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अगले 15 साल के एडमिनिस्ट्रेशन ने बेसिकली एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस यानी एक अभेद्य किला तैयार कर लिया, और ये किला खड़ा था उनकी पावरफुल विमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स पर, जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और रूपश्री जैसी स्कीम्स। इन वेलफेयर प्रोग्राम्स ने ऐसी मैसिव इलेक्टोरल लॉयल्टी क्रिएट की जो सीधे तौर पर एक डीप ग्रैटिट्यूड पर बेस्ड थी। इस स्ट्रैटेजी को हराना उस वक्त लगभग इम्पॉसिबल लगने लगा था, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस पॉलिटिकल फोर्ट्रेस में भी वक्त के साथ क्रैक्स आने लगे थे। ये था स्कैम्स और सिंडिकेट राज का नया फेज। अब लोग इस सिंडिकेट राज से सच में काफी परेशान और फ्रस्ट्रेटेड होने लगे थे। असल में ये एक इनफॉर्मल लेकिन बड़ा ही रूथलेस नेटवर्क था। यहाँ लोकल पावर ब्रोकर्स हर एक चीज में अपना कट मांगते थे, चाहे किसी आम इंसान को अपना घर बनवाना हो या फिर कोई बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगना हो। हर जगह इस ऑर्गेनाइज्ड एक्सटॉर्शन रैकेट ने आम नागरिकों की जिंदगी को बेहद मुश्किल कर दिया था। सोचने वाली बात यह है कि इन मैसिव गवर्नेंस फेलियर्स की वजह से सरकार की क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा झटका लगा। जब SSC रिक्रूटमेंट स्कैम सामने आया जिसमें 25,000 से ज्यादा यूथ्स की जॉब्स कैंसिल हुई और टॉप मिनिस्टर पार्था चैटर्जी के करीबियों से 50 करोड़ रुपए कैश पकड़ा गया, तब मिडिल क्लास का भरोसा बिल्कुल टूट सा गया। ऊपर से संदेश खाली जैसे इंसिडेंट्स ने इस इंस्टीट्यूशनल एपैथी को और डीपली सामने लाकर रख दिया। पर नैरेटिव में सबसे बड़ा शिफ्ट तब आया जिसे हम द टिपिंग पॉइंट कह सकते हैं, RG करे इंसिडेंट। अगस्त 2024 में पब्लिक आउटरेज अपने बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। RG कर मेडिकल कॉलेज की उस हॉरिफिक ट्रेजेडी के बाद पूरे नैरेटिव ने वेलफेयर से शिफ्ट होकर सेफ्टी का रूप ले लिया। रिक्लेम द नाइट प्रोटेस्ट्स ने पूरे बंगाल को हिलाकर रख दिया। सिटीजन्स और डॉक्टर्स सब सड़कों पर थे। उन्होंने लगभग पूरी स्टेट मशीनरी को पैरालाइज कर दिया और सिर्फ एक ही डिमांड थी, अकाउंटेबिलिटी और जस्टिस। यहाँ एक अजीब सी आयरनी देखने को मिलती है। ध्यान दीजिएगा,
जो लीडर 2007 में स्टेट वायलेंस के विक्टिम्स के लिए प्रोटेस्ट करके पावर में आई थी, वही लीडर अब 2024 में अपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन की एपैथी के खिलाफ एक अनप्रेसिडेंटेड सिविक अपराइजिंग को फेस कर रही थी। ये सच में एक फुल सर्कल मोमेंट था। और इस सभी डीप सीटेड फ्रस्ट्रेशन और आउटरेज ने आखिरकार स्टेज सेट किया एक हिस्टोरिक मोमेंट के लिए, 2026 का इलेक्टोरल अर्थक्वेक। 2026 के इलेक्शन नतीजे सच में एक साइज्मिक शॉक की तरह थे। आंकड़े हैरान करने वाले थे। बीजेपी ने 294 में से 206 सीट्स पर मैसिव स्वीप किया, जबकि टीएमसी अचानक 80 सीट्स पर सिमट गई। इस एक नतीजे ने ऑफिशियली टीएमसी के उस 15 साल के शासन का अंत कर दिया। डेटा पर नजर डालें तो एक क्लियर पिक्चर दिखती है। ओवरऑल वोटर टर्नआउट एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 92.9% था, पर इसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर था फीमेल वोटर टर्नआउट। एक अस्टॉनिशिंग 93.2% महिलाओं ने हिस्टोरिकली मैसिव नंबर्स में बाहर आकर अपना पावरफुल सेंटिमेंट और आउटरेज इफेक्टिवली एक्सप्रेस किया। सेफ्टी की डिमांड के अलावा यहाँ एक बड़ा अग्रेसिव वेलफेयर वॉर भी देखने को मिला, जहाँ टीएमसी अपनी लक्ष्मी भंडार स्कीम के तहत 1500 रुपीस दे रही थी, वहीं बीजेपी ने इस अमाउंट को सीधा डबल करके 3000 रुपीस पर मंथ का प्रॉमिस कर दिया। इस फियर्स कंपटीशन ने उन वोट बैंक्स को शिफ्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई जो पहले इन स्कीम्स पर हेविली डिपेंड थे। अल्टीमेटली इस पूरे एक्सप्लेनर का कंक्लूजन यही है कि ये किसी एक सिंगल इशू का नतीजा नहीं था। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट साफ बताती हैं कि ये एक कॉम्बिनेशन था आरजी करी इंसिडेंट का डीप मॉरल आउटरेज, एससी जॉब स्कैम को लेकर मिडिल क्लास की फ्रस्ट्रेशन और कंट्रोवर्शियल इलेक्टोरल रोल रिविजन्स। इन सभी फैक्टर्स ने मिलकर इस स्टेट का पॉलिटिकल फेट कंप्लीटली सील कर दिया। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के एंड पर आ गए हैं, तो एक बड़ा लिंगरिंग सवाल हमारे सामने खड़ा है। क्या नई गवर्नमेंट वाकई में इन डेकेड्स ओल्ड हिस्टोरिकल वुंड्स को हील कर पाएगी? क्या इस पुराने पेट्रनेज और सिंडिकेट सिस्टम को तोड़कर उस बंगाल के गोल्डन एरा को वापस लाना सच में पॉसिबल है? इस पर जरूर सोचिएगा और मिलते हैं आपसे अगली चर्चा में।